सो आज हम बैठे हैं शेफ विष्णु मनोहर जी के साथ, जो मेरे मेंटोर भी रहे हैं। लाइक जब मैंने अपना कुकिंग करियर स्टार्ट किया था तभी शेफ को देखे थे और शेफ को देख के डिसाइड किया था कि ये फील्ड में हमको जाना है। क्या बात है। तो आज बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज मैरिनेट शेफ फूड कंसल्टेंसी में विष्णु सर एज अ मेंटोर ज्वाइन करने वाले हैं। अब इनके आशीर्वाद से हम और अच्छा और बहुत कुछ कर सकते हैं और कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। बराबर। तो ये बात सुनकर मेरे को ऐसा लगा कि वो होता है ना, अर्जुन बगर गुरु का कौन सी कहानी है ना, महाभारत, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य हाँ, कि उन्होंने तो सिखाया नहीं उसको, पर उनको देख देख के यार उनको ये करके चलो यही समझो। नहीं सर, हम आपको ही देख के सीखे थे। बिकॉज जब हमने चालू किया था तब नागपुर में हमारे लिए और महाराष्ट्र में हमारा लाइक इंस्पिरेशन ही आप थे कि अगर आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कुछ अचीव कर सकते। तो आप तो हमारे लिए द्रोणाचार्य मतलब हमेशा से रहे हो और वही हम आपके एकलव्य है और चाहेंगे कि बस आपका आशीर्वाद रहे और ऐसे ही हम कुछ बड़ा करें आपके आशीर्वाद के। पक्का। पहले से कुकिंग पसंद है? हाँ सर, पहले से कुकिंग पसंद है, बचपन से पैशन था। हाँ। असल में मेरी नानी का एक पैशन, मतलब मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। हाँ। जब गांव में थे वो तो 150-200 का कैटरिंग करती थी। क्या बात है। फिर वहां से मेरी मम्मी का भी वो पैशन गया, तो वो भी उनका फूड ट्रक था बिरयानी का, निजाम बिरयानी के नाम से। निजाम बिरयानी कहाँ पे था ये VNIT में लगाते थे। अच्छा। यस। ओके। तो फिर वहां से एक इंटरेस्ट जगा था कि नहीं, कुकिंग में कुछ करना है। फूडी भी था मैं, कुछ खाने का एक शौक था अच्छा। तो सोचा कि इसी फील्ड में कुछ करना है। फिर आपको देखते थे, मैं यहीं पीछे यवलकर कोचिंग सेंटर था, तब मैं वहीं पढ़ता था और हमेशा सोचता था कि एक दिन विष्णु सर के साथ बैठेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। तो आज भगवान ने वो मौका दिया है, तो बहुत खुश भी हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ सर के साथ काम करने के लिए। क्या है, जो अच्छा खाना खाने पसंद करता है और वही अच्छा शेफ बन सकता है, क्योंकि जिसको पता है कि भैया हाँ ये चीज ऐसे बनती है, ऐसी खानी चाहिए, तो वही वो सर्व करने की कोशिश करता है। सही बात है। गुड। सही। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपको। जैसे आज अपन देख रहे हैं कि जो आज के जो मार्केट में लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न फूड के तरफ जा रहे हैं, तो इस मामले में आप क्या कहोगे कि इंडियन फूड जो था, जो अपना इतना अच्छा एक फ्लेवर वाला, मतलब फ्लेवर बहुत ज्यादा रहते हैं, टेक्सचर्स इतने सारे होते हैं इंडियन फूड में, पर कहीं ना कहीं कैफेज वो चीजों से हट रहे हैं। बराबर। और अपनी जो एजेंसी है सर, हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि हम इंडियन फ्यूजन करें। बराबर। ताकि वो जो इंडियन फ्लेवर्स है वो कभी मरे ना। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है कि जहां हम रहते हैं, जैसे हम क्या कहेंगे, जैसे हिंदी में भौगोलिक परिस्थिति, ठीक है, नेचुरल कंडीशंस जो होती, जिस एरिया में हम रहते हैं उस हिसाब से वहां पे उगता है और वो हमने खाना चाहिए। हमारे 3 ऋतु है, बारिश, जाड़ा और धूप काला। तो तीनों में अलग अलग सब्जी आती है, अलग टाइप के फल फूल आते हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि उसको अपनाओ, उसे खाओ। जैसे ठंडी में तिल्ली का इस्तेमाल ज्यादा होता है, हाँ, कुछ सब्जियां ऐसे आती कि वो ठंडी की रहती है, जैसे ग्रीन मेथी होती हरी वाली। तो ये सारी चीजें उस समय खाना चाहिए। और यूरोपियंस जो बने या और अदर देन इंडियंस जो है, तो उनका वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो खाना खाते हैं। सही बात। हाँ, तो हमने खाना चाहिए, मैं नहीं पूरा विरोध नहीं करूँगा, बट उस कंडीशंस को वो नॉर्मल फूड है, अपने कंडीशंस को अपना फूड नॉर्मल है। और अभी तो एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर अभय बंग, उन्होंने कहा कि उनकी किताब में लिखा है कि एक डॉक्टर है US के, नाम नहीं बता, उन्होंने कहा कि सर्वोत्कृष्ट आहार जो है तो वो इंडियन क्यूजीन है, सात्विक आहार जिसे कहते हैं, कि लेफ्ट हैंड में सारी चटनियाँ, राइट हैंड में 2 सब्जियां, दाल चावल, संपूर्ण आहार। हाँ, तो इस मामले का हूँ मैं। और हमारे घर के जॉइंट फैमिली है, 4-5 बच्चे हैं, सारे हिंदुस्तान से बाहर आके सीख के आए। पर हुआ क्या कि पहले कुछ दिन अच्छा लगा उनको, पिज्जा बर्गर ये वो अगड़म बगड़म, उसके बाद में फिर आ गए दाल चावल पे। इसलिए मैं हमें कहा दाल चावल रोटी और सब बात झूठी। सही बात है, सही बात है सर। और कुछ बताना चाहूंगे आपकी, मतलब कैसा आपका स्ट्रगल रहा है? आप इतने बड़े आज जो पोजीशन पे हो, तो किस तरीके से आपका एक पूरा सफर रहा है, जर्नी रही है हाँ, यहाँ तक पहुँचने की? सफर जर्नी तो बहुत लंबी चौड़ी है और चल ही रही है अभी। चलिए। हाँ, एक चाय पीते हैं, चाय आएगी तो दे दो। तो 12-13 साल का था मैं, तो उस समय
लगता था कुछ काम करना चाहिए अलग से। और काफ़ी सारे पॉडकास्ट में मैंने मेरी पूरी कहानी बताई है। मेरे पापा आर्टिस्ट थे, वो हमें थर्माकोल लेटर्स काट के देते थे, फिर वो लेटर्स लेके हम किसी शादी ब्याह में जाते थे, वहाँ लेटर्स लगाते थे। अपेक्षा ये होती थी कि भैया वो 50 रुपये 100 रुपये तो मिलेंगे, साथ साथ हमको वो वहाँ खाना लगा रहता था। तो वो खाने का भी एक इंटरेस्ट था कि वो खाना हमें मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट मुझे इसमें ले आया। फूडी था पहले से, जैसे आप हो। और फिर एक बार जिस कैटर के हम डेकोरेशन का काम करते थे, उसने कुछ भला बुरा कह दिया, तो मैंने कहा कि चलो भाई अब तो यही काम करूँगा मैं। हाँ, तो इसलिए जिद पकड़ ली और 15 साल 16 साल का था मैट्रिक में जब हमने पहला कैटरिंग का काम किया। 200-250 लोग थे और बाद में सब ये सफर चलता गया। हाँ, और मुझे पहले से ना एक ये था कि एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना था मैं। हाँ, हमारे बाबा एकदम सिंपल थे, आर्टिस्ट किस्म के लोग, और उनको ये नहीं था, वो बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं थे वो। तो मैं बोला कि नहीं यार, ये हम थोड़ा सा अलग रास्ता चुनेंगे और नेम फेम कमाएंगे। तो सबसे सरल रास्ता कौन सा? तो आर्टिस्ट बनो, एक्टर बनो। तो फिल्मों का शौक था मुझे, नाटक करता था मैं, ड्रामा, स्टेज आर्टिस्ट। तो पर ये काम जल्दी शुरू होने से वो थोड़ा पीछे हो गया। और मैं बोलता था हमेशा कि यार मेरे को थोड़ा अलग इसमें जाना था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बट ये क्या कर रहा हूँ, यही इसी ने सब दिया, इसी काम ने सब दिया। पर इसमें भी फिर बोला हट के कुछ हम कर सकते हैं तो नाम हो सकता। तो जैसे फिर मैंने रेसिपीज बनाना शुरू किया, क्योंकि बेसिकली मैंने कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया नहीं, मेरा काम ही मेरा शिक्षण है। और अब तक तकरीबन मेरे 56 किताबें मैंने लिखी। तो एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए खाद्य संस्कृति कोश भी बनाया एज अ को राइटर। तो ये सारी चीज़ें होती गई। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, किसी इसमें आप जाओ कि आप का जो एक्सपीरियंस है वो बोलता है, काम में भी बोलता है। सही बात। हाँ, किसी नए रेस्टोरेंट में जाओ और आप जिस सफाई से काम करते हो तो अगले सब जान जाते हैं, नहीं भैया अगला बंदा अलग टाइप का है, इससे दूर रहो। हाँ, तो ये चीज़ होती। तो रेसिपीज जैसे बनाना शुरू किया, अच्छा लगता था खाना बनाना। तो फिर रेसिपीज डिज़ाइन करना शुरू किया। बीइंग आर्टिस्ट, जैसे आर्टिस्ट को कोई पेंटिंग सूझती है तो हमें भी रेसिपी सूझने लगी और हम बनाने लगे। बाद में एक रोटरी क्लब नागपुर का, तो मिसेस बोधनकर और एक और 2-3 नाम थे, मैं लेता हूँ, नाम मैं भूल गया। तो उन लोगों ने मेरे को कहा कि भैया आप हमारी लेडीज़ को आप सिखाइए खाना कैसे बनाना। तो पहले से ये तो कुछ था नहीं, मुखदुर्बल नाम था मेरा, बात करना नहीं जानता था ज़्यादा। एक बार हिम्मत करके एक शो किया तो रेसिपीज अच्छी लगी तो फिर बाद में देखा कि बोलना भी अच्छा हो रहा है। धीरे मैं बोला ये इसको पकड़ के चलो, ये चीज़ अच्छी है कि हम लोगों में पहुंचेंगे। और बिजनेस के साथ साथ मैंने ये छोटे छोटे कुकरी शोज जो है वो भी करना शुरू किया। और वो शोज शुरू करते करते मैंने कहा कि अभी लोकल लेवल पे ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तो फिर मैं दूरदर्शन पे किए। दूरदर्शन होने के बाद मैंने 2003 में ईटीवी का एक प्रोग्राम था वो किया, उसका नाम था मेजवानी। और वहाँ पे मुझे 3-4 महीने के लिए लिया था किसी का सब्स्टिट्यूट करके, पर वो चलते चलते 14 साल मैंने शो किया। उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि रीजनल लैंग्वेज में एक ही शो जो चल रहा था, मेजवानी उसका नाम था। तो इसकी एक छोटी सी झलक उस समय की आप देख लो, मैं क्लिप देता हूँ। और सर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला था कि दिल से या लगन से बनाना चाहिए, बट आज के बिकॉज जब हम कंसल्टेंसी करते हैं तो हम हमारे आसपास बहुत से ऐसे शेफ देखते हैं जो ना दिल से नहीं बनाते। आजकल प्रोफेशन लोग इसीलिए चुनते हैं ताकि वो उससे पैसा कमा सके। बराबर। बट आपको क्या ये सही लगता है क्या? क्योंकि जब आप किसी को कुछ बना के दे रहे हो तो आपको तो उसकी खुशी दिखनी चाहिए ना चेहरे में, अगर उसके टेबल पे कुछ जा रहा है। हाँ। पर आजकल के लड़के या नए लड़के या नया जनरेशन
वो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो गया या बहुत ज्यादा पैसे के लिए सोचता है, बराबर. तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या नाही, विचार देखिए है? हमारे मराठी में कहते हैं की पाटा टाकण्याची कामं करायची नाही. हाँ, माने 10 से 10 ड्यूटी करना है, जिसमें जो भी हुआ करना है, मन आया किया. ऐसे लोगों ने काम खाने का तो नहीं करना चाहिए. सही बात. हाँ, ये टेबल उठा के रखना है 10 घंटे, हमाली करो, वो हमाली करने जैसे हो गया. सही बात है. व्हाइट कॉलर हमाली. सही बात. हाँ, यदि दिल से कुछ खिलाना चाहते हो किसी को तो फिर इस बिजनेस में आओ, मैं ऐसे कहूँगा. सही बात. और दिल लगा के आप कुछ भी छोटी चीज बनाओ जिसमें कोई स्पाइसेस है नहीं, बस हल्दी हींग का छौंका है, प्रेम प्यार से हंसते हंसते खिलाओ सही तो मजा आती है. सही बात है. उस विचार का मैं हूँ. सही बात. और कभी भी खाना बनाते समय ये सोचना नहीं कि अगला मेरे को कितने पैसे दे रहा है. सही बात. हाँ, सही बात. अरे दो ना यार, खुल के दो. ये चीज तो ऐसे जितना खुल के दोगे उतना खुल के मिलेगा. खुल का मिलेगा. सही बात. और आई थिंक ये बहुत पुण्य का भी काम है जो हम हाँ. करते हैं. आई थिंक किसी का पेट भरना या बराबर. किसी की संतुष्टि करना, क्योंकि जब कोई कुछ खाता है तो उसके मन में भी एक संतुष्टि आती है हाँ, कि संतुष्टि आती. तो आई थिंक ये बहुत पुण्य का काम है. और मैं मतलब देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग सोचते हैं कि अरे 9 घंटे का जॉब है, करके निकल जाएंगे. एक मैं किस्सा बताता हूँ. एक मेरा स्टूडेंट था ऐसा, तो स्टूडेंट यानी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, स्टूडेंट ऐसे नहीं, वो आता था, कुछ पूछता था, चलता था. तो एक बार मैं किसी बड़े 5 सितारा होटल में, रेडिसन में शायद था, और अच्छा भरा पूरा था रेस्टोरेंट. ब्रेकफास्ट लगा था सुबह का. तो मैंने कहा कि बढ़िया है यार, रेस्टोरेंट भरा है, अच्छा लगता है. हाँ बोले, अच्छा क्या? उसका एटीट्यूड है ऐसा. हाँ बोला क्यों? हमको तो उतने ही मिलते ना. बोले, बोला उतने ही मिलते यानी? बोले जो पगार के वही मिलते हैं, रेस्टोरेंट भरा है, हमको ज्यादा थोड़ी मिलते पैसे. तो बोले ये सोच गंदी है तेरी. जब रेस्टोरेंट खाली होता और ओनर तेरे को पैसे देता, महीने का सैलरी देता है, बराबर. उस समय बोलता नहीं ओनर को तू कि भाई इस महीने में रेस्टोरेंट नहीं चला, ये पैसे मेरे वापस ले लो. सही. अरे नहीं सर, बोले ऐसा वैसा. बाद में बोले क्या लो आप? बोले तेरे हाथ का कुछ नहीं चाहिए. नहीं बोले उसने कुछ तो पास्ता वास्ता लाया, इतना मरा हुआ पास्ता था, खाने की इच्छा नहीं हुई. तो ये विचार मन में रह के आप यदि काम करो, कुछ होने वाला. सही बात है. और सर आजकल जैसे जो मॉडर्न क्यूजीन जा रहा है, मतलब अभी बहुत से भी शेफ है वर्ल्ड के जो, या बाहर के विदेश के भी शेफ है जो आजकल अपने क्यूजीन में इंडियन फ्लेवर्स लेना चालू किए. बराबर. तो उसके बारे में क्या, आप मॉडर्न इंडियन बहुत अच्छी बात है. क्योंकि क्या है, परंपरा से चलते आ रही जो रेसिपीज है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो तो चल ही रहे, पर उसके हटके कुछ करो. क्योंकि हटके जब करोगे तो आज की आपकी रेसिपी कल की परंपरा बनेगी. तो उसके लिए कुछ ना कुछ फ्यूजन करना पड़े. बट फ्यूजन ऐसा भी मत करो कि उसमें चीज भी डला है, मेयोनेज भी डला है, उसके बाद में बटर भी डला है, ढेर सारा पनीर भी है, तो सब एक साथ इकट्ठा करके ऐसा, इधर अंदर पनीर, ऊपर पनीर, नीचे चीज, ये सब. अरे बाबा ऐसा मत करो. उसमें डिसेंसी चाहिए. हाँ, और हमेशा मैं मानता हूँ कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारा कुछ कुछ डाल के रेसिपी मत बनाओ. कम से कम इंग्रेडिएंट्स में क्या अलग से देना चाहते हो. और अभी इंडियन इतने अलग अलग क्यूजीन्स है जो हमारे दादी मम्मी के हाथ के है, तो उसको मॉडर्नाइज टच देके आप ला सकते हो. हाँ, सही बात है. माने तर्री पोहा बोले तो वही रोड साइड किनारे कहीं एक कागज का टुकड़ा लेके उसमें पन्नी डाल के, वो नहीं है ना. उसको आप डिसेंसी ला सकते हो उसमें. सही बात. बढ़िया पोहा बना सकते हो. पोहा ऐसा चाहिए जो महाराष्ट्र का है पोहा, तो पोहा ऐसे भी खाओ तो खाने की इच्छा होनी चाहिए. नो नीड ऑफ तरी एंड ऑल दिस. ठीक है, तरी पोहा एक अलग अपना फ्रेग्रेंस रखता है, बट ओनली पोहा भी बहुत बढ़िया बनता है. प्रॉपर तरीके से हींग, प्रॉपर तरीके से हल्दी, राई, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता पसंद है तो वो डालिए, प्याज डालिए भरपूर, तो खाने की मजा आती है. सही बात. सर अभी जैसे अब मॉडर्न क्विजीन की भी बात की अपन ने, तो आज के डेट में ना जैसे प्लेटिंग पे भी लोग बहुत फोकस करते हैं कि प्रेजेंटेशन फूड को, मतलब बेसिक भी खाना रहा तो उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं. और अपने कंसल्टेंसी की भी एक ये खूबी कि हम लोग प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा काम बराबर. तो आपके क्या विचार है? बिल्कुल, एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा. पहले आदमी तो देखता है, खाना 3 तरीके से खाते हैं. पहले बात, रेसिपी सामने दिखी तो पहले देखता है आदमी. कई बार देखो 70% लोग अपने यहाँ टेबल पे ऑर्डर देते, बाद में देखते वो टेबल पे क्या मंगा है, कुछ तो भी है. फिर वेटर को इधर आओ, उन्होंने क्या मंगा है,
वो क्या है, वो ले आओ। तो होता ही हो कि पहले रेसिपी देखने के बाद हमारी नज़र उस पर जाती है, हम कहते हैं कि नहीं ये चाहिए कुछ। रेसिपी सामने आती है, टेस्ट करते हैं, तो हमें भूख कितनी है, टेस्टी है या नहीं रेसिपी, वो दूसरे। और बाद में हमें भूख कितनी है उस हिसाब से 3 टाइप से हम खाना खाते हैं। तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बट इतना भी प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए कि जो चीजें रेसिपी में है ही नहीं वो चीज घुसाड़ देते उसमें। हाँ, फूल वूल जब कॉम्पिटिशन्स में, अभी तो मैं नहीं जाता जजिंग के लिए, बट जजिंग के लिए जब हम जाते थे, अरे बाप रे, एक रेसिपी उसके अंदर फूल गुलाब ये वो अगड़म बगड़म उसके ऊपर सब डाल के, अंदर रेसिपी क्या पता ही नहीं चलती। तो ये सारा एक्सपीरियंस होता है। हमने भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि हम टपक के आए और सीधा एकदम फाइन डाइनिंग और फाइन कुलिनरी आर्ट में घुस गया, ऐसा नहीं। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। लोगों को देखो, समझो, ऐसे मत कि मैं शेफ हूं तो मैं दूसरे का क्यों देखूं, दूसरे रेस्टोरेंट में क्यों जाऊं। जाना चाहिए, नया रेस्टोरेंट आता है उसमें जाओ, पुराने रेस्टोरेंट नामचीन है उसमें जाओ। मैं ही सब अच्छा बनाता हूँ, ऐसे नहीं होता। सही। और सर ये जो आपने बोले मैं हूँ, जो ईगो एक आता है, बहुत गलत है। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ ना सर, 70-80% शेफ्स में है ये चीज। बिल्कुल है। लेकिन ये कि मैं अगर कस्टमर कुछ बोलता है, क्योंकि हम तो इतना मतलब कैफे घूमते हैं, तो हम ये बहुत फेस करते हैं कि कस्टमर कंप्लेन करता है तो वो बोलते हैं ये तो ऐसे ही जाता है, कस्टमर बेवकूफ है, हम सही है कि हमने ऐसा बनाया। बराबर। तो ये एक एटीट्यूड दिखने मिलता है मतलब बहुत से शेफ में। तो इसके बारे में भी कैसा मतलब आप ये एक मैं बात बता, क्या है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ शेफ, कैप्टन, सर्वर एंड ओनर, ये बहुत जरूरी है। अब ओनर के नाम से वहाँ जो मैनेजर भी है वो उसमें आया कि हम क्या परोस रहे हैं, ये सभी को पता चलना चाहिए, खाली शेफ को नहीं पता चलना चाहिए। वो वेटर को मालूम ही नहीं होता वो क्या दे रहा है, ठीक है, पूछ क्या था, शेफ को पूछ क्या था, ऐसे होता है। ये नहीं होना चाहिए। ओनर को नहीं मालूम कि मेरा शेफ कौन सा मेनू बना रहा है, अब मैं क्या बेच रहा हूँ। अरे तू खा, कई लोग तो ऐसे देखे मैंने, मैं हाथ जोड़ता हूँ लोगों को कि जो अपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते, घर से डिब्बा मंगाते हैं और बड़े शान से खाते हैं, मेरा तो घर से डिब्बा आता। अरे किसको बता रहा, किसको बता रहा, माने तेरे रेस्टोरेंट का खाना इतना भी लायक नहीं कि तू खा सके। अरे तू नहीं खा सकता तो लोगों का क्या खिलाएगा। तो ये चीज होती है। तो हमेशा रेसिपीज जो है सिंक्रोनाइज चाहिए सभी में। छोटा एक उदाहरण देता हूँ मैं शाकाहारी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है। स्पाइसी पहले खाता था, पसंद है अभी भी। तो जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो 3 टाइप की रेसिपी सब्जियां मंगाता हूँ। एक थोड़ी माइल्ड हो, लाइक पनीर, तुम्हारा मलाई कोफ्ता या नवरत्न कोरमा। दूसरा कोई एक स्पाइसी और तीसरा ऐसा ड्राई जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, इस टाइप की। ऐसे 3 टाइप की सब्जियां मैं मंगाता हूँ हमेशा। तो वो कहते कि अरे वो तो मलाई कोफ्ता मीठा रहेगा साहब। बोला हाँ मालूम है। तो उसको बुलाता हूँ, इधर मीठा रहेगा बट बहुत ज्यादा मीठा मत डाल। नहीं वो तो वैसे ही बनता है। बोला वैसे ही बनता है पर शक्कर डालना तो तेरे हाथ में है ना। मैं शेफ को बुलाता हूँ, फिर शेफ सर वो ऐसे ही बनता है। अरे हाँ बनता है भाई, शक्कर कम डालना थोड़ी सी। तो ये चीज मानते नहीं, 80% शेफ मानते नहीं मानते। हाँ नहीं वो ऐसे ही बनता है। और आई थिंक जब हॉस्पिटैलिटी में है तो हमको तो देखो कस्टमर तो भगवान है, अगर वो भगवान कुछ बोलता है तो सुनना ही पड़ता है। बट ये बहुत देखते हैं हम, मतलब हम इतना घूमते हैं शेफ्स को देखते हैं, तो कई बार लगता है कि शेफ सही में मतलब एक ईगो वाला शेफ जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या मतलब जब आप इतने अच्छे काम में हो। मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम प्रोफेशन है जो भगवान के प्रोफेशन है। मुझे ऐसा लगता है एक तो मेडिकल हो गया, एक एग्रीकल्चर हो गया, एक डिफेंस हो गया, और मुझे लगता है उसके बाद शेफ्स हो गया। क्योंकि हम भी जब खाना बनाते हैं, हम किसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत पुण्य का काम है और बहुत बड़ा काम है। क्योंकि देखिए जितने भी सारे त्योहार होते हैं या लोग एंजॉय करते रहते हैं, उस समय हमारे इंडस्ट्री के लोग मरते, काम करते रहते, दौड़ा भागी करते रहते, उनको कैसे खुश करें। तो ये सारी चीजें होती। सही बात है। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए सभी। सही बात है। आने तो चाय बातें चलने दो, चाय भी आने। हाँ आने दो। तो ये जैसे मैंने बात बताई कि मलाई कोफ्ते वाली, वैसे एक चीज और होती कि एक शेफ जैसे आप हो। लाओ ये। थैंक यू भैया, थैंक यू।
थैंक यू। एक शेफ आप हो, मैं हूं भैया, मैं कुछ अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, सुन लो ना। सही। नहीं क्या उसमें ईगो आती है, ये क्या बताया मेरे को, ऐसे नहीं होता। हमेशा मैं मास्टर शेफ हूं, मैं सबसे, ऐसे होता ही नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड इतना बड़ा है कि आज मैंने एक ये चीज बनाई, आपने लिया, उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दो चार चीजें अलग डाल के दूसरी चीज बनाई, फिर क्या रही आपकी, वो तो उसकी हो गई। सही बात। हाँ, तो आप मास्टर शेफ नहीं बन सकते कभी। सही बात। सर तो आपके नजर में लाइक मास्टर शेफ या बोल सकते कि एक अच्छा शेफ कौन है? मिलनसार हो, दूसरों की सुनने की भी आदत जिसमें हो, और हमेशा जो खुशी से कोई भी खाना बनाए, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कॉन्टिनेंटली बनाया हो अच्छा शेफ है, ऐसे नहीं। तो इस सिंपल तरीके में जो सबके साथ मिलकर काम करे वो अच्छा शेफ है, जो दूसरों को सिखाने की जिसमें ये है, क्या कहेंगे, भाव है। नहीं तो देखते हैं कि शेफ लोग मेरे हाथ के तले तैयार हुए शेफ, तीसरा आदमी उनके पास दे रहा हूँ काम करने के लिए, कुछ डालते समय उसको बोलते जा पानी ला, जा ये कर वो कर, सिखाते नहीं। तो ये कभी नहीं चाहिए। हाँ, ये चीज कभी काम में नहीं आएगी। आप जितना आप लोगों को सिखाओगे, जितना आप लोगों को दोगे, उतना आपको रिटर्न मिलता है। एक मिनट। सर अब जैसे आपने ये बात बोला है ना, तो कहीं ना ये जब शेफ जो रहते बड़े, या बोल सकते अपन उस्ताद लोग जो बहुत सालों से काम करते हैं या जो किसी को सिखाना पसंद नहीं करते, तो सर मुझे ऐसा लगता है ये ओनर्स को भी तो अफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है। बिकॉज जब ये लोग कुछ रेसिपी अगर शेयर नहीं करते तो तब वो स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, जिनके वजह से फिर ओनर को प्रॉपर फूड कॉस्ट निकालने में भी थोड़ा तकलीफ जाता है। फिर उनको ये नहीं मालूम रहता है कि उनका अगर कोई चीज़ बन रही है तो वो क्या रेट में बन रही है और उनको क्या रेट में बेचना चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी तो गलत है ना, कि जो ओनर के साथ वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। और मैं हमेशा ओनर्स को कहता हूँ कि भैया शेफ के साथ मिलके हर रेसिपी आप उसका अध्ययन करो, पढ़ो उसको कि वो क्या बना रहा है, ठीक है ना। और ओनर को भी आना चाहिए। होता ही हो कि ओनर को कुछ समझता नहीं, कुछ आता नहीं, शेफ लोग अपनी मनमानी करते हैं, उसको मालूम है मेरे से कुछ होता नहीं। ओनर ऐसा चाहिए कि भाई शेफ नहीं है, कोई बात नहीं, बंदा आ जा बेटा मैं कर लेता हूँ, फ्राई पैन चलाना चाहिए, सही बात। हाँ, ग्रेवी बनाना चाहिए, सारे काम आना चाहिए, ताकि एक शेफ लोगों के ऊपर डर रहता कि नहीं भैया मैं नहीं, मेरा ओनर है। हाँ, ये वाले बात पे एक याद आया मेरे को, मैंने कहीं सुना था कि आपको मालक बनने के पहले नौकर बनना पड़ता धंधे। तो आई थिंक ये है कि जब ओनर को मालूम रहेगा कि क्या काम वो कर रहा है या क्या उसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो हो सकता है कि वो और अच्छे तरीके से उसको बेच पाए। बिल्कुल सही बात है। और ये सब हमेशा खुद को अलग तरीके से पेश करो। मेरे साथ कई कैटरर उस समय थे हमारे जमाने में, वो उनका कैटरिंग का काम है, कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स खोले, कोई बैंक्वेट हॉल खोले, सब ऐसे ऐसे चल रहे। पर क्या है, हमारी एक पहचान है, आप अलग बनाओ। मैंने ट्रैक अलग किया, बट मेरी दिशा वही है फूड, बट फूड में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। अभी एक पेड़ है, पेड़ में कितनी अलग अलग ब्रांचेस है, हर में अलग कलर है, किसी को फल लगे हैं, किसी को फूल लगे हैं, ठीक है। तो ये फूड लाइन भी ऐसी है कि आप किताबें लिख सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप कॉलेज निकाल सकते हैं, आप पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग कर सकते हैं, कैटरिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट निकाल सकते हैं, क्लाउड किचन कर सकते हैं, फ्लाई किचन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं अच्छा। तो ये इतने सारे इसमें अलग अलग पहलू है, तो उसमें आप काम करिए। सर जैसे हम आपको देख के बड़े हुए, या आपको देख के हमने सोचा था कि हमको भी शेफ बनना है, क्योंकि तब वो टाइम पे ऐसा मालूम नहीं रहता था कि शेफ क्या कर सकता है, या हमको तो लगता था खाली होटलों में खाना बनाएंगे। बट जब आप जैसे शेफ्स को देखते, आप हो गए संजीव कपूर शेफ हो गए, और इंटरनेशनली गॉर्डन नाम से हो गए, तो जब आप जैसे शेफ्स को देखते थे तब हमको लगता था नहीं यार ये फील्ड भी है, इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। बराबर। तो जैसे हम आपको देख के बड़े हुए, तो आप किसको देखते थे, या आपके रोल मॉडल कौन है? देखिए मेरे रोल मॉडल सही बताओ क्या, पहले मैं पूरा जिंदगी का रोल मॉडल मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज है, कि उन्होंने जो किया, सही बात, आज हम खड़े हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं,
उन्हीं के बदौलत उन्हीं के है। बदौलत। नहीं तो हम कहीं के नहीं होते। सही आप चाय पीजिए। हाँ, सबसे पहले गुरु हमारे मम्मी पापा होते, सही। उसके बाद में फिर इस लाइन में जब आया, जब पसंद तो था, पर हर गुरु मेरा अलग अलग मोड़ पे मुझे मिलते गया। हमने केटरिंग का काम शुरू किया, हमारे पंडित महाराज थे शालिग्राम महाराज, उनसे मैंने कुछ गुर सीख ले। एक भोला हलवाई था, वो मिठाई और नॉनवेज बनाता था, उनसे कुछ सीख लिया, बट छोटा था बच्चा मैं। और ये लोग बड़े ताव में पूंछ पे ताव देके ऐसा खड़े रहते थे, बैठे रहते थे, और वही मैं जब हेल्प करने जाता था तो बिल्कुल लेते नहीं था हेल्प मेरी। उनको मालूम था कि इसको आ जाएगा तो कैसा करें, तो वो चीज़ होती, पर उसमें से भी मैंने उससे कुछ ना कुछ अब्सॉर्ब करना शुरू किया। कहीं हमारे बाजार नगर चौक में एक पाव भाजी था, पाव भाजी वाला था, एक भंवरलाल पाव भाजी था, ये यशवंत स्टेडियम के पास में, तो उसके यहाँ खड़े रहता था घंटों, हाफ प्लेट पाव भाजी 2-3 बार लेता था, ताकि जितना ज़्यादा देर में खड़े रहूँ वहाँ पे मुझे दिखता था क्या कर रहा है। हाँ, तो वो गुर मैंने सीख लिया। हमारे सामने मोदी नंबर 3 में जब हमारा घर था, एक मिठाई का दुकान था, ओम लक्ष्मी स्वीट मार्ट, वो आया था राजस्थान से, गणेश भाई नाम उसका। मेरे को इतनी अच्छी बात लगती थी उसकी कि वो दिन भर दुकानदारी करता था, एक लड़का काम करता, कोई था नहीं उसमें। शाम को पूरी मेहनत अकेले करके पूरा खारा माल निकालता था वो, रात को दूसरे दिन बेचता था, और मैं घंटों खड़े रह के वहां देखते रहता था, टकटकी लगाए। बड़ा इंटरेस्ट आता था मेरे को। तो ये सारे गुरु हैं। और बाद में संजीव कपूर जी जब टीवी पे दिखे, मैंने हाँ यार ऐसा कुछ तो करना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो होती, हाँ, बड़ा बनना है, कुछ हटके करना है, ये मुझे सिखाया अमिताभ बच्चन। अब मैं अमिताभ बच्चन के घर थोड़ी गया या नहीं मिला, बट एक फिल्म थी याराना फिल्म में अमिताभ बच्चन जीरो से हीरो बनते। बोला यार लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए, जीरो से हीरो बनो, कोई भी फील्ड हो। इसलिए फिर मैंने फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि भैया करते 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 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुए, और इस फील्ड में एक ही आदमी ने 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ये अब तक हुआ नहीं दुनिया में। ये 30th वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बना रहा हूँ, जो 27 तारीख को है। नॉन स्टॉप 24 घंटे पैनकेक बना रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी के नाम से लोग जानते हैं फिर। हाँ, आप मेरे से कई बड़े लोग, कई ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है जिनके देश विदेश में, पर रास्ते से जाते तो उनको पहचानते नहीं, बट हमको एक पहचान मिली है, तो ऊपर वाले की सब दुआ है। क्योंकि सर आप दिल से बनाते हो, या आपका रेसिपी में दिखता है कि जब आप कोई रेसिपी बनाते हो तो आप पूरे दिल से, या जो आपने सीखा है अपने गुरुओं से, तो वो आपकी रेसिपी में दिखता है। इस वजह से मुझे लगता है कि आप वो लेवल पे आए हो, क्योंकि जैसे अपन ने बात किया कि बहुत से शेफ खाली पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है जब तक वो पैसे के लिए काम करेंगे तो शायद वो वही रहेंगे और वो ही गधा मजदूरी करते रहेंगे। सर जैसे आपके खुद के इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, आप मतलब आपका विदेश में भी है, इंडिया में भी है, तो आपको कोई सजेशन मतलब ओनर्स के लिए, जो ओनर ये बिजनेस में कूदते हैं, या फिर ऐसा है कि एकदम आउट ऑफ द फील्ड जाके ये बिजनेस ओपन करते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया खाली पैसा लगाने से, ब्रांड लेने से और इंटीरियर करने से रेस्टोरेंट नहीं चलता। रेस्टोरेंट की अंदर की बात जान लो, थैला झोला लेके कॉटन मार्केट जाके सब्जी लाना सीखो, जब आप रेस्टोरेंट अच्छे से चला पाओगे। या ध्यान दो उसकी तरफ बच्चे की तरह, ऐसे नहीं कि शुरू हो गया चालू कर दे, स्टाफ कर रहा है, ऐसे नहीं, पूरा अंदर तक ध्यान दो। किचन में आपका ये रहना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ, अशोका रेस्टोरेंट कई सालों से है यहाँ पे, हाँ, सदर में एक क्लास रेस्टोरेंट है, क्लासिक। तो उसके जो ओनर है हंसले जी, तो अभी भी एट द एज ऑफ 84 एज होगी उनकी, अभी भी सुबह आते हैं रेस्टोरेंट में, 3 बजे तक बैठते हैं, काम काज देखते हैं, निकल जाते हैं। दूसरा उदाहरण बारबेक्यू, उसी के बाद संजय पूरा दिन भर मेहनत करता है वहाँ पे, हाँ, शाम को भी रहता है, ऐसे नहीं। और कई रेस्टोरेंट वाले ऐसे है कि दिखते ही नहीं वहाँ पे, ओनर दिखता ही नहीं। तो इसलिए रहो वहाँ पे, बच्चे के समान उसको पालो। यानी अपना ब्रांड जो होता है वो अपना बच्चा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है सर। जैसे आपने बताया कि आप शाकाहारी हो,
अब जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं भी शाकाहारी हूँ, तो बहुत लोग ना बोलते हैं कि तू शेफ है पर तू चिकन नहीं खाता, तो तू काय का शेफ? ऐसा थोड़ी है बोलना, चिकन बढ़िया बनाता है तू, बना तो सर। बस वो खा के देखो, बोलो अच्छा नहीं तो मुंह पे फेंक के मारो। क्योंकि मांसाहार या नॉन वेज का बेस जो है वो वेज है, सही शाकाहार है, सही ठीक है ना। सही वो यदि आप बेस अच्छे से बनाओ, फिर उसमें चाहे मुर्गी डालो चाहे गोभी डालो, ठीक है। खाली एक बात होती कि मुर्गी यदि हम डालते तो स्पाइस लेवल बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने पहला अपना रेस्टोरेंट जब खोला था, तो आपकी उसकी ओपनिंग की जर्नी कैसी रही? क्योंकि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स है या जो हमारे क्लाइंट्स है, तो उनको भी आई थिंक वो कुछ सीखने मिलेगा उस चीज़ से कि आपकी जर्नी कैसी रही थी जब आपने पहला रेस्टोरेंट? पहला रेस्टोरेंट जब मैंने शुरू किया तो उसके पहले मेरे 2 फेल्योर रेस्टोरेंट थे। एक मुझे नंबर 3 में था जिसका नाम था सम्मान, वो भोजनालय टाइप का रेस्टोरेंट था, बट अच्छा चल रहा था। पर उस समय मेरा केटरिंग का बिजनेस चल रहा था, तो केटरिंग के काम में मेरे को इतना पैसा एक साथ देखने की आदत थी। रेस्टोरेंट में इतना सा मिलता था पर डे का, तो शायद वो कारण होगा कि मेरे को वहाँ पे मन मेरा रमा नहीं। और फिर वहां से धीरे धीरे ये हुआ। दूसरा मैंने मिर्च मसाला एक रेस्टोरेंट खोला था यही नागपुर में, तो वहाँ के ओनर्स जो थे जिनसे रेंट पे लिया था, तो वो थोड़े बदमाश टाइप के थे, तो फिर वो भी हमको बंद करना पड़ा। फिर तीसरा खोला विष्णु जी की रसोई। अच्छा, रसोई जब हमने खोली तब मेरा एक नाम एक लेवल पे चला गया था बिकॉज ऑफ माई टेलीविजन शोज, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसके कारण। उससे मेरा डर लगा कि भैया ये यदि बंद किया मैंने तो बदनामी होगी। तो पूरा रेस्टोरेंट सेटअप खड़ा किया, चालू किया, चालू नहीं किया, खड़ा किया, सारा सेट रेडी, बट शुरू नहीं किया क्योंकि डर लग रहा था कि भैया ये मैं शुरू करूं, बंद करा तो, बंद हुआ तो। फिर एक दिन बोला जा रहा जो भी होना है, खर्चा तो किया है, क्या बोलेंगे लोग, जेल में थोड़ी डालेंगे, पैसे मैंने खर्चा किया है। और मैंने शुरू किया विष्णु जी की रसोई। कंसेप्ट अलग था, हटके था, वो चल पड़ा। अभी 1 की 7 रेस्टोरेंट्स हो गई। तो ये सारी चीजें होती है। और हमेशा एक बात देखो आप कि आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस से शादी नहीं करते। शादी किससे करते हैं? बीवी से करते हैं, किसी लड़की से करते हैं। तो शादी कितनी अच्छी रहेगी, शादी की जर्नी उसको संजोग के रखो। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, छोड़ दो। क्योंकि क्या है, जितना देर पकड़ कर प्रयास करो आप, जितना देर पकड़ के नहीं लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो थोड़ी आ रही ईएमआई भरने आपका, आपको ही भरना है। तो जितना खींचोगे उतना डूबोगे। प्रयास सब करो। आखिरी का प्रयास ये होगा, तुरंत बंद करके मन निकाल लो वहां से, दूसरा शुरू करो। हाँ, तो बिजनेस से शादी नहीं करते हम। हाँ, पर शादी जैसा संजोग के रखो। और सर लाइक बहुत लोग हैं जब ऐसे बिजनेस में फेलियर देखते हैं तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। वो गलत है, वही कह रहा हूँ मैं कि छोड़ दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दो देके छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम, दूसरा कुछ शुरू। बात ऐसी होती है। हमेशा मैं कहता हूँ कि सक्सेस जो है तो नॉट अबाउट मनी, कि कितना आपने पैसा कमाया, कितनी बिल्डिंगें खड़ी किया, ये नहीं है। सक्सेस क्या होता है कि एक 2 उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के महामहिम विठल कामत जी, कामत ग्रुप ऑफ के सर्वे सर्वा, 2002 की बात है जब हम ऐसे कुछ विशेष सेने थे ही नहीं। उनका एक बड़ा हॉल है, ऑर्किड होटल जो एयरपोर्ट के पास है बम्बई में। उनके किसी किताब का विमोचन वहां चल रहा था, 600-700-800 लोग, पूरा हॉल भरा। मैं हॉल के आखिरी दरवाजे में कोने में खड़ा, ना मेरे पास कुर्सी थी बैठने के लिए, ना कोई बोलने वाला था कि आओ बैठो। तो बोला यार ये आदमी से एक बार मिलना है, हाँ शेक हैंड तो करना है बोला इसी आदमी से, क्योंकि इनकी किताब पढ़ी थी मैंने। ये मन में इच्छा, कट टू 8 साल बाद वही स्टेज, वही हॉल, उतने ही लोग, वही कामत साहब, उन्होंने अपने मम्मी के ऊपर एक किताब लिखी थी और उस किताब का विमोचन मैं कर रहा था। तो ये सब चाहिए, उतनी लगन चाहिए आपकी, उसमें अपने काबिलियत चाहिए कि नहीं उस आदमी के पास मेरे को पहुंचना है, वो मुकाम तक मेरे को। सपने देखो बढ़िया,
हाँ, सपना देखने में कोई जीएसटी लगता नहीं, कोई टैक्स लगता नहीं। देखो साले कितने देखना है, समझ लो 200 करोड़ है जेब में, वो ये चाहिए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देता हूँ कि रेस्टोरेंट जो हमने पूना में खोला, विष्णु जी की रसोई, तो हमारे बगल में एक क्लब था, हार्वेस्टर क्लब। हम लिखते थे कि विष्णु जी की रसोई हार्वेस्टर क्लब के बगल में, डीपी रोड, पुणे। अभी 12 साल बाद हार्वेस्टर क्लब में कोई एक रिसेप्शन था, उन्होंने लिखा हार्वेस्टर क्लब विष्णु जी की रसोई के बगल में, डीपी रोड, पुणे। तो ये है सक्सेस। पुणे जैसी सिटी में कि जहाँ जगह जगह से लोग आते हैं, इतने सारे फूडी लोग हैं सब, वहां जाके अपने स्टाइल का खाना बेचना। अपने खाने में कभी भी ये मत करो, माने उसको कम मत समझो। अपना खाना, अपनी भाषा, अपनी मम्मी, अपने घर के लोग, अपना शहर, अपना घर, ये कभी भी अपना चाहिए, उसके ऊपर नाज होना चाहिए। सही बात। नहीं तो चालू ही है सब। पुणे जाके फिर मैं पुणे स्टाइल में यदि खाना खिलाऊं, क्या फायदा? नहीं क्या? सही बात। जब यहाँ का जो स्टाइल का खाना बनता था, मैं वहां जाके, अरे नहीं सर इधर ऐसा नहीं चलता, इधर ऐसा चलता। बोले चलाता कौन? हम चलाते। मैं ये चलाऊंगा, यही खिलाऊंगा, लोग खाने आएंगे। कामत साहब ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि एक फूड फेस्टिवल हमने किया, सावजी बराड़ी फूड फेस्टिवल। अब सावजी तो तीखा होता है, स्पाइसी होता है, ऑयल लेवल ज्यादा होती है। तो तुरंत दूसरे दिन पेपर में लिख के आया कि ओवर स्पाइसी, ऑयली, अमका डिमका टिमका। मैं नाराज हो गया। मैं बोला कि सर ऐसे ऐसे लिखा, रियली वेरी सॉरी। मेरे नहीं बोले, ये खाना आपके स्टाइल का आपने बनाया, मुझे अच्छा लगा, टेस्टी है, और वही मैं बेचूंगा। बोले उनको कि ये खाना ऐसे ही होता है, ऐसे ही खाना पड़ेगा। आप बोले हिंदुस्तान के बाहर का वर्ल्ड क्यूजिन टेस्ट करते हो, उनके हिसाब से ही टेस्ट करते हो। वसाबी, हाँ, इतना सारा को तो साला दिमाग में चला जाता। फिर वसाबी जैसे दिखने वाला हमारा मेथकुट, वो एकदम सिंपल है बेचारा। बात ऐसी है, तो आपको वसाबी और मेथकुट को कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं क्या? सही बात। तो बोले नहीं, तू जो बना रहा है वही बना, और बता डंगे की चोट पे, ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही खाना पड़ेगा। सर क्योंकि हम आई थिंक हमारे ही जो इंग्रेडिएंट्स है या हमारा टेस्ट है, हम उसको इतना ये कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। सही बात है। जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बराबर। अभी वेस्टर्न कल्चर में मैं यही देखता, लोगों का भाषा चेंज हो गया, लोग इंग्लिश बोलने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते। 5 स्टार में जाओगे इंटरव्यू, आप अगर आप शेफ का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो देखेंगे उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा है। बराबर। बट उसको बात थोड़ी करना है, उसको तो खाना बनाना है। बराबर। उनको तो ये देखना चाहिए कि भैया उसके हाथ में टेस्ट कैसा है, वो कैसे लोगों को खिला रहा है, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। सही बात। तो ये वेस्टर्न कल्चर ने बहुत खराब करके रखा है कि हम हमारे इंग्रेडिएंट को भूलते जा रहे हैं, हम हमारी भाषा को भूलते जा रहे हैं, हमारा रहन सहन भूलते जा रहे हैं। तो इस बारे में भी जैसे भी एक जेंजीज का एक जमाना आ गया कि मतलब बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गए, या बहुत ज्यादा चीजों को या अपने जो कल्चर जो है उसको भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फूड इंडस्ट्री में भी दिख रहा है। बराबर। जो जेंजी शेफ्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी में ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट अपने जो इंडियन जो कुजीन है, क्योंकि जब हम सीख रहे थे हमारा था, हमको क्वांटिटी सीखना था क्योंकि हमको देखना था कि है क्या, बट हमारा दिल में हमेशा इंडियन रहा है। जैसे मैं हैदराबादी हूँ, तो मेरे लिए हैदराबादी फूड ऐसा है कि मैं कभी भी कम अच्छे से बना सकता। बिरयानी क्योंकि हम बिजनेस करते थे उसका, मेरी मॉम करती थी, मेरी मम्मी करती थी, तो ऐसा था कि वो बहुत खुशी से बनाते। वो क्वांटिटी में ना वो दिल नहीं निकलता, बट जब इंडियन फूड बनाते हैं ना तो वो एक खुशी से, एक बहुत अंदर से एक हैप्पीनेस आता है कि यार ये पकेगा। फिर उसका पेशेंस जब अपन दिखाते जी, मसाला कुक हो रहा है, मसाले ब्लेंड हो रहे हैं, फिर वो प्याज जब पकता है तो अच्छा सा मतलब ये हो रहा है, तो वो क्वांटिटी में कभी मिला नहीं मुझे। नहीं मिला। मैं हमेशा इंडियन फूड में, और इसलिए यही रीजन था सर कि मैं इंडियन फ्यूजन की तरफ जाता था। बराबर। क्योंकि आजकल के बच्चों को चाहिए कुछ नया। बराबर। बट मेरा ऐसा था कि हम नया चीज तो देंगे बट हमारे फ्लेवर्स के साथ, क्योंकि हिंदुस्तानी फ्लेवर, हिंदुस्तानी इंग्रेडिएंट किसी से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी दुनिया में हिंदुस्तानी शेफ एक तरफ और वर्ल्ड के शेफ दूसरी तरफ, सारे वर्ल्ड के। क्योंकि हमारा शेफ जो है हिंदुस्तानी, वो वर्ल्ड क्यूजिन सीखने की तमन्ना रखता है। सही बात। हाँ, उसको दुनिया का कोई भी खाना बताओ तो वो बोलता है कि हाँ ये बारे में मालूम है। आप किसी भी एक आधे गोरे शेफ को बोलो तेरे को झुनका भाकर आती क्या, तरी पोहे आती क्या पूछो, पूरन पोली आती क्या पूछो, नहीं आता। हाँ, तो ये
फर्क है हमारे में और बाहर वाले शेफ में। और मैं हमारे यहाँ के जो इंडियन शेफ है, जिनको लगता कि मैंने कलिनरी किया, मैंने पेस्ट्री शेफ बना, मैं बेकरी में ये हूँ, मुझे बाहर जाके अच्छी नौकरी मिलेगी, तो ये गलत है। 7 साल से मैं हिंदुस्तान के बाहर जब काम कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तानी शेफ को बाहर के रेस्टोरेंट में जगह नहीं है। नहीं, सही बात। हाँ, जो कॉन्टिनेंटल बेस्ड है उनको जगह जगह नहीं है। एक हाथ दूसरा कोई मिल जाएगा, ये ऐसे नहीं, पर वहाँ स्किन देखी जाती। सही बात। हाँ, और फिर वो बच्चे मेरे पास आते कि भाई थोड़ा तो कुछ इंडियन सिखा दो ताकि कोई इंडियन रेस्टोरेंट में काम मिले। ये चीज है, वस्तु स्थिति कहते हैं इसे। सही सही बात है सर। तो सर जैसे आप मतलब इतने फूडी हो जैसे मैं भी, तो आपका सबसे पसंदीदा डिश क्या है, या जो समझ लो आपका कंफर्ट फूड है? कंफर्ट फूड दाल चावल रोटी सब बात छूटी, बस दाल चावल इन एनी फॉर्म, फिर मे बी इडली एंड सांबार, फोड़नी सवरण भात, हाँ इस टाइप में कुछ भी, दाल फ्राई, जीरा राइस, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। विद पापड़, अचार और घी। घी, प्याज और नींबू, सही और कंपनी अच्छी चाहिए। नहीं मिली तो मैं अकेला भी खुश रहता हूँ। सही बात है। और सर जैसे आपके रेस्टोरेंट के अलावा आपको नागपुर का कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, या कौन सा ऐसा? मुझे बारबेक्यू पसंद है, मुझे अशोका पसंद है, और गोकुल वृंदावन पसंद है साउथ इंडियन के लिए, और एक हमारा संतोष पकोड़े वाला है, उसके यहाँ के पकोड़े बढ़िया बढ़िया बनते। ये जोशी विश्रांत क्या है, हर रेस्टोरेंट का एक अपना अपना जॉनर है यार। तो ऐसा नहीं कि मुझे जोशी पसंद है तो हमारे मुन्ना का ये नहीं पसंद। जोशी की अपनी खासियत है, कचौड़ी बनाता है, समोसे अच्छे बनते हैं, वो मुझे पसंद है। मुन्ना क्या सांभर अच्छा बनता है, बारबेक्यू में फटाफट खाना मिलता है, बढ़िया मिलता है, और अशोका में डिसेंसी है। उसके बाद में यामाजाकी करके एक रेस्टोरेंट है, हाँ वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। हाँ वो भी स्टूडेंट लेवल का याद है, बट उसमें तमन्ना है कुछ करने का, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स होंगे करना। और अभी सर नए बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहोगे, जो जैसे सपने हमारे देखो, लिए भी, क्योंकि सपने देखो, हाँ जब भी कहा मैंने जीएसटी नहीं लगता, और कुछ तो पाने की तमन्ना रखो यार। हाँ, या तो रखो मत, हैप्पी गो लकी, 10 से 5 काम करना है पर लगन से काम करना है, ठीक है ना, उसमें रहो, जो कर रहे हो बढ़िया करो, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। और सर अभी जब हमारे साथ आप जुड़ रहे हो, लाइक हमारे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है। मतलब जैसे आपने बोला था कामत सर के बारे में, मतलब वो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है, क्योंकि जब मैं पीछे जब पढ़ाई करता था, मैंने कॉमर्स ही इसलिए लिया था, मुझे था कि मुझे होटल लाइन में जाना है। और जब आपका घर पीछे था तो ऐसा था क्योंकि हम आपको ही देख के बड़े, या हम क्योंकि हमारे आसपास में हम आपको ही हमेशा देखते रहे कि था कि ये है। तो जब आज आप हमारे कंसल्टेंसी में एज अ मेंटोर ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं अंदर से, बहुत मतलब इमोशनल हो रहा हूँ मैं, थोड़ा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ, तो मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ। तो आपका क्या व्यू है, मतलब आप क्या सोचते हो कि हमारे साथ, मतलब आप, बिकॉज सर एक चीज़ देखा है कि आप में बहुत बहुत डाउन टू अर्थ हो आप, तो आपने हम जैसे बच्चों को मौका दिया, क्योंकि हम देखते ना आपके लेवल के जो लोग रहते ना शायद उतने अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते, बट आपने हमको मौका दिया हमारे साथ, और हमारे साथ आप अभी जुड़ भी रहे हो। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? नहीं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या मेरा एक रास्ता मैंने चुन लिया, उस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, और आप नई जनरेशन है जो है, तो वो एक अलग सोच रखती है, मॉडर्न जमाने के साथ चलती है, तो उनके साथ जाना चाहिए। ठीक है, उनके हिसाब से हम दौड़ नहीं पाएंगे, पर एटलीस्ट उनको बता तो पाएंगे भैया ये गलत है, अच्छा है, ठीक है ना। और अच्छा लग रहा मुझे, इसलिए जुड़ गया साथ में। जैसे आपका स्वभाव अच्छा लगा। एकलव्य को द्रोणाचार्य मिल गए, नहीं, और सही में मतलब एक था कि कोई मिले, कोई गुरु मिले। देखो गुरु तो बहुत आए, अच्छे भी आए, उन याद भी है, बट एक ऐसा गुरु चाहिए था जो खाली खाना बनाना ना सिखाए, जो दुनियादारी सिखाए, जो मतलब कैसे करना है, कैसे इस बिजनेस में काम करना है। ये तो सर के साथ अभी इतने बार हम बैठ चुके, बात कर चुके सर से, हर बार कुछ नया सीखने मिलता है सर आपसे। मतलब वो जर्नी, मतलब आपकी जो है, यानी कुछ कर दिखाने की, यानी जरूरी नहीं है कि आप HM ग्रेजुएट ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब ये आपने, मतलब बोल सकते हैं ना, वो तमाचा है उन लोगों के मुंह में जो सोचते हैं कि हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमें इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। अपनी भाषा के साथ और अपने इसके साथ, पैशन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सीख मतलब हमेशा आपको, और आपका व्यवहार सर, मतलब हम जब भी मिलते हैं आप हमको हमारे बच्चे जैसे रखते हैं,
और लाइक सही में मतलब इतना इमोशनल और इतना अच्छा मोमेंट है आज का कि एक चीज मैं बता दूं कि अच्छे इंसान बनो, बाकी सारा एक तरफ। ताज में मेरे को एक बार ताज क्लब में मुझे लंच पे बुलाया था एज अ गेस्ट, और वहां पे एक लड़की थी हेतल नाम की, वो जानती थी मेरे को, और बाकी 2-4 लोग थे, कुछ नागपुर के थे 1-2, और मेरे आने के पहले उनकी जो चर्चाएं थी, वो चर्चा वो हेतल ने मेरे को बताया कि बोले आपके सामने सब मीठी मीठी बात कर रहे हैं और आपके पीछे क्या बोल रहे थे। और उसके ऊपर हमारे मिस्टर कपूर थे, दिल्ली से आए थे, नए नए जीएम थे उनके, तो उन्होंने क्या बताया, बोला क्या हुआ, तो बोले आपके आने के पहले किसी बोला अरे क्या शेफ, बोले पढ़ा लिखा थोड़ी है, बोले ग्रेजुएशन उसका दूसरा है, होटल मैनेजमेंट थोड़ी किया उसने और शेफ हो गया, ऐसा हुआ वो हो गया। हमारा कोई एक कहीं काम था किसी पहचान वाले का, उसमें दही बड़ा कम पड़ गया था, ऐसी सारी माने लूज टॉकिंग जिसको कहते हैं। सही बात है। अरे दही बड़ा कम पड़ना ये कोई उस आदमी की क्वालिटी है? नहीं। हाँ, तो कई कारण हो सकते कि 1200 लोग बताएं, 1700 1600 लोग आए, दही बड़ा कम पड़ा, दही बड़ा टाइप पे नहीं बन सकता, दाल चावल रोटी सब्जी सब बन सकता है, वो एक कारण। ऐसा कुछ कुछ उनका लूज टॉकिंग चालू था। वो मिस्टर कपूर वहां पे आए, तो बोले मैं जब से देख रहा हूँ कि जो इंसान हमारे यहाँ एज अ गेस्ट, हमको आज हमारे मैनेजमेंट ने बताया कि इनको आप एज अ गेस्ट करके बुलाओ, खाना खिलाओ, हमारे मेहमान हैं, उनको उनके लिए काफी सारे तोहफे ला के रखे, उसके बारे में आप ब्ला 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 बोले जा रहे हैं। एंड ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप उसको सर्व कर रहे हैं, आप नौकर हो, आप ताज के नौकर हो, और वो आदमी तुम्हारे जैसे लोग पालता है। ये फर्क है। मैं तो जानता ही मराठी शेफ है, मैं तो दिल्ली में बसा हूं, बट उसके बारे में जितना भी सुना जाना पड़ा तो एक अलग भावना है, और आप बोले जा रहे हो जब से, सही बात, तो ये चीज होती है। सही बात। तो But ये सर, चीज नहीं होनी चाहिए। बट सर मुझे लगता है ना, जब लोग आपके बारे में बुरा बोलना चालू कर दे, इसका मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हो। ये कहीं पढ़ा था मैंने कि अगर आप सब अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में, इसका मतलब कि आप कुछ गलती कर रहे हो। बट जब आपका, बिकॉज सर आपने जो अचीव किया है ना, हो सकता है वो कभी ना कर पाए, तो उनके अंदर की एक जेलिसी रहती है। नहीं, वो बात बराबर है। और हमेशा जैसे आपने कहा कि भैया पहले अच्छा इंसान बनो, अपना स्वाभिमान नहीं खोना कभी। सही बात है। ये बात भी है। नहीं तो कोई लात मार ही रहा है, आप लाते खा रहे हो, घूसे खा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, ऐसा मत करो। एक छोटा सा मैं महाभारत का एक ये सुनाता हूँ आपको, रश्मि रथी। उसमें क्या होता है कि भगवान कृष्ण जब पांडवों का दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई युद्ध मत करो, हाँ, युद्ध करने से क्या क्या होगा, ये होगा वो होगा वैसा होगा, वो मानते नहीं। वो उसको बोलते हैं अरे पागल है साला, ये कौन है, पकड़ो उसको। जब वो बात आती है, एक बार 2 बार समझाने के बाद भी भगवान कृष्ण को वो मानते नहीं, तो वो कहता हूँ कि जब अब मैं देख क्या हूँ, तो वो कृष्ण विराट रूप धारण करता है। ठीक है, वो विराट रूप रश्मि रथी के रूप से मैं सुनाता हूँ। ये हमारे हिंदी के महाकवि कवि दिनकर जी ने लिखा है, बढ़िया सटीक हिंदी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या क्या बोले भगवान, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम यानी 5 गांव पांडवों को दे दो, खत्म करो किस्सा। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी दे न सका, दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। अब वो आ गए अपने इसमें,
अब देख मैं कौन हूं, अरे ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अरे अमृत झूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधिबंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, उद्रिक हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरत सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु दलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, अरे जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, अरे भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से फटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, अंबर में कुंतल चाल देख, मेरा स्वरूप विकाल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिगर, हंसने लगती है सृष्टि इधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छादा चारों और मरण, बांधने मुझे तू आया है? जंजीर बड़ी क्या लाया है, अरे मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनन गगन, मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनन गगन, सोने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, पर देख अब हित वचन नहीं तूने माना, इसमें आ जाता है उसको, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं क्या वरण होगा, याचना नहीं क्या वरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, अरे टकराएंगे नक्षत्र निकर, फंसेगी भू पर वन्नी प्रकर, फन शेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, अरे भाई पर भाई टूटेंगे, वायस्य का सुख लूटेंगे, विष बाण मनुष्य के छूटेंगे, और आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे आधे बेहोश खड़े, केवल दो नरनाग आते थे, केवल दो नरनाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े दोनों प्रमुदित नैसे, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये थी रश्मि रथी, और सारे जीवन का सार है, किससे झगड़ा करते हो, किससे मिन्नतें करते हो, क्या आप में अहंकार है, क्या आपको डालना है, क्या परोसना है, क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये सब, तो ये जीवन का सार है बेटा, सही है, बस इसी रास्ते पे चलो, सही और जय बोलो भगवान की। सर बस आपसे यही सीख रहे हैं, आई थिंक बहुत, अभी भी मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत मतलब गुज़बम भी आ रहे मेरे को, रोंगटे खड़े हो रहे मेरे, पर सही में सर आज बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करके कभी आप जैसे शेफ़ के साथ हम जुड़ भी सकते, आज वो अचीव कर लिया, हो सकता भगवान और ऊपर लेके जाएगा, बट स्टार्ट अच्छा हुआ है, जर्नी का शुरुआत अच्छी हुई है, और आपसे बहुत कुछ सीखना है, पक्का सीखो, और खाली खाना बनाना नहीं, क्योंकि खाना तो बनाना तो अलग चीज़ है, पर जो आप ज़िंदगी के जो वैल्यू सिखा रहे हो ना सर, वो सही में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही चीज़ हमको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। झूठ मत बोलो, हाँ किसी से झूठ नहीं बोलो, हाँ ये झूठ चल जाता है भैया, वो चौक में खड़ा है मतलब बस ये पास के चौक में खड़ा हूँ 2 मिनट में, ये झूठ चल जाता है, बट ऐसा झूठ मत बोला कि जिसके कारण किसी को तकलीफ हो, हाँ किसी को शारीरिक आर्थिक नुकसान हो, और हमेशा हेल्पिंग हैंड रखो, मदद करने की ये रखो, आपके पास 10 है तो 2 रुपए किसी को देने की तमन्ना रखो, नहीं तो ये दबा के बैठ रहे क्या ले जाओगे साथ में यार, हाँ एक आधी कप चाय भी तो नहीं पी सका मैं, इतनी छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये चीज़ रखो सब, और घर को मत भूलो, माँ बाप को मत भूलो, अपने शहर को मत भूलो, अपने शहर पर प्रेम करो, ऐसे नहीं कि मेरे घर में तो कचरा नहीं है, कचरा फेंक दिया बाहर, रोड में क्या हो रहा है मालूम नहीं, ऐसे मत, ठीक है सही बात सर। और कुछ जाने के पहले मतलब आखिरी, बस बहुत हो गया यार बहुत हो गया। ऑफिशियली शेफ विष्णु मनोहर जी हमारे साथ मैरिनेड शेफ में एज अ मेंटोर जुड़ने वाले, तो थैंक यू, चलो थैंक यू। हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर करेंगे। हाँ जैसे आपके इतने सारे रेस्टोरेंट्स कैफे हैं, तो जैसे हमारी मार्केटिंग कंपनी, तो मार्केटिंग कंपनी का क्या रोल होता है आपके हिसाब से, और किस तरीके से लोगों ने अपने कैफे रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करनी चाहिए? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केटिंग कंपनी का रोल ये है जो है वो बताओ, ठीक है ना, अपना मार्केटिंग करके इतने दिन के लाइक्स मैंने बढ़ा दिए उस पर फोकस मत रखो, ये सेम
सॉल्यूशन आपके आपके लिए भी है कि मेरा पर डे निकल जाए, मेरा पैसा निकल जाए, उसको मैं इतने लाइक्स बता दूं, हाँ, तो और बाद में जब मैं आपकी रील देख के वहाँ पे जब जाता हूँ तो मिलता नहीं कुछ, तो उसके लिए बेचारा वो रेस्टोरेंट वाला भी जिम्मेदार नहीं है, उसने आपके ऊपर फेथ रखा, भरोसा रखा। तो आप यदि रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करते हो तो आप भी फूडी होना ज़रूरी है। आपको खाना मालूम ही नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या खिला रहा हूँ, और आप मार्केटिंग किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, आपको नहीं जरूरी नहीं है कि आपको वो क्या है समझना चाहिए वगैरह वगैरह, जिसको समझता है उसको ले जाओ साथ में, ठीक है, जो आपका फील्ड का है नहीं बट उसको समझता है, उसको खिलाओ भैया इसमें से क्या करना चाहिए, उसका यूएसपी क्या है, ठीक है। यूएसपी के साथ साथ आप रेस्टोरेंट ओनर्स को सुधार भी सकते हो, ठीक है, कि कई बंदे जो होते हैं उनके कपड़े अच्छे नहीं होते, कुछ नहीं होता, गंदगी होती, ये होता वो होता, ठीक है ना, वो आप सुधारने की कोशिश करो, दोनों काम हो जाएंगे आप। हाइजीन उनका बताओ कि आप इस टाइप से हाइजीन कर सकते, कई सारे अपने नॉर्म्स हैं, तो आप इनको दो कि आप जाते समय अपने तरफ से मैं दे रहा हूँ रेस्टोरेंट ओनर को, इस टाइप से आप चलिए। अब देखो आप इतने ठेले लाइन से लगे हैं सब, कहाँ पे, ये आईटी पार्क के सामने कितने ठेले लगे हुए हैं, पर हाइजीन नाम की चीज़ कहाँ पे है, नहीं क्या, कहीं कहीं होगी कहीं नहीं होगी, वही ऐसे खड़े रहते हैं, ये उसी हाथ से देते हैं। और ये चीज़ जो ग्राहक है उसने भी समझना चाहिए, जो खाना ले रहा है, कि भाई कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है। एक तो फिर ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि भैया मेरा हर बंदा जो काम करता है वो सुंदर है, स्मार्ट है, नहीं है ना, पर स्मार्ट रह सकता है, काला भी है तो अच्छे से मुंह हाथ धो के, बाल बना के, तेल वेल लगा के, नहीं है चेचक के दाग है, आप मास्क लगा लो, खाली आंखों से बात करो, ठीक है, और रिस्पांस दो लोगों को। आपके सामने लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, हाँ लो, अरे अगले वाला आ रहा है आपके सामने खाना खाने, एटलीस्ट हाँ लो सर, और एक दो ले लो। हमारे यहाँ एक मोहन नाम का लड़का है, तो अंगूठा छाप है बट उसको आव भगत बहुत है, तो जब भी वो घूमता है मैं उसको सामने डालता हूँ, उसके ऊपर जिम्मेदारी कुछ है नहीं, वैसे थोड़ा निठल्ला है पर बातूनी बहुत अच्छा है। कस्टमर से जब मिलता है तो सर लेके देखो, खा के देखो, हमारे सेठ ने बनाया, हमारे शेफ ने बनाया, ये जो चीज़ें होती ना वो अंदरू नहीं आती, उसके लिए स्कूल में नहीं जाना पड़ता। तो ये सारा ओनर को बोलना अपने बंदों को सिखाए, और बंदों ओनर के चेहरे पे भी हंसी रहना चाहिए। कोई कस्टमर आता है, भले वो कस्टमर रहे नहीं रहे, कोई आओ तो आप वेलकम तो करो यार, नहीं क्या, ये हमेशा चीज़ रखनी चाहिए सामने। हमारा कोई पार्सल लेने आता तो हमारा सूप और ये स्नैक्स सामने ऐसे फ्री में ही रहता है, तो मैं कहता हूँ भैया ऑफ़र करो उनको, ले न ले, पर उसको लगता है कि मेरे लिए किसने कुछ ऑफ़र किया, पूछा मुझे, नहीं तो पार्सल लेने आते हैं तो उनको पानी के लिए भी नहीं पूछते, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो सर धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और धन्यवाद हमारे साथ हमारे कंसल्टेंसी में जुड़ने के लिए और मेंटर बनने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और नए बच्चों के साथ दौड़ने में और मज़ा आएगा। और हमको भी अब मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ, एक एकलव्य को द्रोणाचार्य मिल चुका है। चलो, है कि नहीं? थैंक यू।